हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हमारी पेपर 2 का जो चल रहा था एसए के टॉपिक्स, उसी में हम आगे बढ़ते हुए आपका एग्जाम पास आ रहा है, इसीलिए मैंने बच्चों से पूछा था कि उन्हें किस चीज़ पे और चाहिए एसए। तो बहुतों का कमेंट आया, सर इंटरनल सिक्योरिटी पे पढ़ा दीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ एक अच्छा टॉपिक मेरे को भी लग रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बताएंगे इंटरनल सिक्योरिटी, मेनली ये इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन वो कभी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करिए। वो कुछ थीम, भले इंटरनल सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो होगा कि किस बेस पे हमें इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो इस बार हम जो ले रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कौन कर सकता है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को कौन अफेक्ट कर सकता है। बाहर के लोग ही तो अफेक्ट करेंगे, जो इंडिया के सिटीजन है वो भी अफेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करते। लेकिन मेनली हमें किससे खतरा है? हमें इंटरनल सिक्योरिटी में बाहर के लोगों से ज़्यादा खतरा है। बाहर के लोग जो इंटरनल में खराब करते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो इसका अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसको इंटरनल सिक्योरिटी को जो मैं लिख रहा हूँ, किस पक्ष से लिख रहा हूँ या किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, तो दो रीजन से लिख रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ कि जो रोल है एक्सटर्नल स्टेट का, ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल स्टेट का जो रोल है, और एक तो एक्सटर्नल स्टेट बोल दो और एक नॉन स्टेट बोल दो, नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। मैं इनके बेसिस पे इंटरनल सिक्योरिटी लिख रहा हूँ। तो अगर ये इसकी अगर आप हेडिंग देना चाहें कि किस बेस पे ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका हेडिंग होगा कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर इसका एसए का आपको हेडिंग चाहिए या किस बेसिस पे हम लिख रहे हैं इस एसए को, आप भी लिख सकते हैं किसी अलग तरीके से कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर जो मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या होता है? तो ये वो लोग होते हैं, अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो, अगर किसी को अपना ये एसए को एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो कैसे लिखेंगे? एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? ये वो पीपल होते हैं, रेफर टू दोज पीपल जो जिनके पास फॉर्मल बैकिंग है, फॉर्मल बैकिंग, कोई इन्हें सपोर्ट कर रहा है, फॉर्मल बैकिंग ऑफ अ सोवरन स्टेट, कोई इन्हें कंट्री सपोर्ट कर रही है, उन्हें बोलते हैं जो इन्हें कंट्री सपोर्ट कर रही है फॉर डूइंग देयर एक्शंस। जो एक गलत काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इनका कंट्री जो है वो इन्हें बैक कर रही है, इनका समर्थन दे रही है। तो आप ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर कौन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे एक होती है आर्मी, वो एक स्टेट एक्टर होती है। एक हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की रॉ है, वो एक एजेंसी हो सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसी हम लिख सकते हैं। और कौन होता है? जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी कौन सी? आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब जो होते हैं ये एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट करती है वहाँ की देश की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, तो ये होते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? तो ये लिख सकते हैं रेफर टू दोज पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड विद एनी गवर्नमेंट और एनी स्टेट। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट इनको सपोर्ट नहीं करती, उनको हम बोल देते हैं नॉन स्टेट एक्टर। इनके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? जैसे एनजीओ मान लीजिए, कोई कॉरपोरेशन मान लीजिए। तो ये वो लोग होते हैं जिनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो मैं आपको दिमाग में पहले ये बैठाना चाह रहा था कि क्या स्टेट एक्टर्स होते हैं और क्या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहाँ की जनता, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, स्टेट एक्टर। जो नहीं सपोर्ट करती है, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो अब इनके आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे खतरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी आएगी चैलेंजेस। हम लिखेंगे सबसे पहले चैलेंजेस किसके द्वारा? पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। जो बाहर के जो लोग हैं एक्टर, उनसे क्या क्या हमें चैलेंजेस है। तो मैं ज़्यादा इसमें आज मैं आपको बड़ा ऐसे नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो मैं छोटे से छोटा जो टू द पॉइंट बुल आई वही देने वाला हूँ, कुछ इसमें बड़ा चढ़ा के नहीं दूंगा। तो इसमें मेनली दो ही कंट्रीज़ की बात करेंगे, एक तो चाइना की बात करेंगे मेनली, एक पाकिस्तान। इन्हीं दो से हमें ज़्यादा खतरा रहता है। तो चाइना क्या क्या ऐसे चैलेंजेस करता है? तो चाइना में पहली चीज़ तो लिखेंगे कि सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं कहाँ के सपोर्ट करता है? नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। तो कैसे सपोर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। चाइना क्या करता है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्म्स प्रोवाइड करता है। और किन्हें प्रोवाइड करता है? नागा पीपल को, मीज़ो पीपल को, इन सबको प्रोवाइड करता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उल्फा मेंबर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उल्फा मेंबर नॉर्थ ईस्ट की, उनको आसाम सपोर्ट करता है।
कि आप यहाँ कुछ करिए। आप आसाम की एक उल्फा मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी बोल देते हैं, तो चाइना से सपोर्ट करता है और इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर इन देयर कंट्री। ये कुछ यहाँ कर जाते हैं और अपने यहाँ ये शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सपोर्ट करता है एक्सट्रीमिस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल को। फिर दूसरा क्या है कि दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये फिलोसफिकल एंड मॉरल सपोर्ट। जो आपने एक मैंने आपको नक्सलिज्म जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी है, जो उसका उत्पत्ति है, वो चाइना से ही हुई है। चाइना के एक आदमी थे जिनका मैंने नाम भी बताया था उस दिन, माओ जेडोंग, इनका नाम मैंने बताया था। इन्होंने ही सबसे पहले नक्सलिज्म को निकाला था, नक्सलिज्म की इजाद इन्होंने ही करी थी। तो नक्सलिज्म के जो चाइना के लीडर हैं वो यहाँ के पीपल को इन्फ्लुएंस कर देते हैं थ्रू नक्सलिज्म बाय यूजिंग देयर फिलोसफिकल, मॉरल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ये सब लिखिएगा, फिलोसफिकल अप्रोच, मॉरल अप्रोच, फाइनेंशियल अप्रोच और क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। ये सारी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ के पीपल को ताकि वो लोग नक्सलिज्म में दौड़ें। ये नक्सलिज्म की जो थ्योरी है, जो नक्सलिज्म की अप्रोच है, वो चाइना से ही आई है। सबसे पहले इंडिया में कभी नक्सलिज्म नहीं था, लेकिन चाइना से लोग इंस्पायर हो गए, या इन लोगों ने हमें इंस्पायर कर दिया नक्सलिज्म वाले लोगों को। तो ये भी हो गया हमारा फिलोसफिकल एंड मॉरल सपोर्ट। तीसरा, हमें जो अभी आजकल मेन दिक्कत चल रही है साइबर अटैक, सबसे ज़्यादा चाइना साइबर अटैक करता है। तो आप लिख सकते हैं तीसरा साइबर अटैक, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं लिंक उनका चाइना से हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि चाइना गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनीज आर अटेम्प्टिंग टू मॉनिटर इंडियन सिटीजन्स। ये लिख सकते हैं सबसे पहले कि जितने भी चाइना की जो लिंक्ड कंपनी है, चाइना लिंक कंपनी है, वो क्या कर रही हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स को मॉनिटर कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, टारगेट कर रही है। टारगेट किसको कर रही है, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रही है। कैसे टारगेट कर रही है, बाय डूइंग साइबर अटैक, साइबर अटैक। तो आप ये तीन मेन चीज़ जो चाइना के लिए अगेंस्ट में लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखेंगे इकोनॉमी के बेसिस पे कि हमें जो है क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हमारे मार्केट में अपना माल डंप कर देता है, इससे भी हमें प्रॉब्लम है। लेकिन इससे क्या होगा, ये कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। जो मेन जो तीन इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, हमें ये चाइना क्या क्या गलत काम करता है हमें ये नहीं लिखना है इससे में, हमें केवल ये लिखना है कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे खतरा है चाइना से। तो ये हमारा हो गया चाइना का। दूसरी कंट्री का हम ले लेते हैं। दूसरी कंट्री एक कौन है, आप सबको जैसे पता ही है, ये आ गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हमें क्या है, सबसे पहले इसकी डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो ये क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स, इसका नाम तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है प्रॉक्सी वॉर्स। ये क्या करते हैं कि इसमें आप लिख सकते हैं एज पाकिस्तान कैन नॉट डिफीट इंडिया इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर, देयरफॉर पाकिस्तान इंडल्ज इन प्रॉक्सी वॉरफेयर बाय सपोर्टिंग मैनी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इंक्लूडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम सिंडिकेट्स। तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया को कभी डायरेक्ट हरा नहीं सकता, तो इसलिए वो क्या करता है, वो प्रॉक्सी वॉर करता है। प्रॉक्सी वॉर करता है किसकी हेल्प से, टेररिस्ट की हेल्प से और लोगों की हेल्प से, नॉन स्टेट एक्टर्स की हेल्प से, ताकि वो यहाँ पे अशांति फैला सके। तो ये हो गया पहला हमारा प्रॉक्सी वॉर्स। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये क्या करता है, फेक रैकेट चलाता है, फेक करेंसी रैकेट। सबसे ज़्यादा फेक करेंसी के जो रैकेट चलते हैं वो यहीं चलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को सीधा सीधा खतरा है। क्योंकि अगर भाई उसने अगर कई करोड़ रुपया छाप लिया और यहाँ पे पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों को या किसी को भी भड़काने के लिए दे दिया तो हो जाता है। ये अभी आपने देखा होगा कि जब 370 थी, जब कितनी पत्थरबाजी होती थी, अब क्यों नहीं होती, रीजन क्या है उसका, तो कुछ तो बात है। तो फेक करेंसी के रैकेट जो रन किए जाते थे, फेक करेंसी रैकेट्स रन बाय द पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ इट्स स्टेट पॉलिसी टू। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि फेक करेंसी रैकेट जो है वो पार्ट था पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का टू ब्लीड, ये बहुत फेमस टर्म है, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ कि फेक करेंसी रैकेट जो है वो पार्ट है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का। वो ये चाहते हैं कि ब्लीड करे इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दो चीज़ों को, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। तो ये चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के द्वारा करे जा रहे हैं। दूसरा अब हम लिखेंगे, ये भर गया क्या पेज, ओ मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचने वाला हूँ, जो आपको सीधे एग्जाम में लिखना है वही बता रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ मत लिखिएगा। अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे आता है आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है। तो अब जो दूसरे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स,
जिन्हें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अब ये जो मैं चैलेंजेस समझा रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक ऐसे हैं, एक एक पॉइंट एक एक ऐसे। अब देखिए आप समझते जाइएगा। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे हम बोलते हैं, जो हमारे माओइस्ट मूवमेंट होते हैं, माओइस्ट मूवमेंट या नक्सल मूवमेंट जैसे हम बोलते हैं, मेनली किस एरिया में होते हैं, मेनली छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये क्या करते हैं, ये पोजिंग सोशल, ये क्या डिफेक्ट करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। बस आपको ये लिखना है, उसमें एक्सप्लेन करना है। लेफ्ट विंग पहले हमने बता दिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कौन कौन है, तो माओइस्ट मूवमेंट, नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड करने वाले लोगों को हम ये बोलते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये क्या इफेक्ट चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, एकदम टच करना है बस लाइन को। दूसरा इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंसी होती है ना, घुस जाते हैं लोग ज़बरदस्ती। तो इंसर्जेंसी जो होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, तो मल्टीपल आर्म्ड सेपरेटिस्ट जो हैं वो आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में। भले आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमारी इंसर्जेंसी आती है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी इंसर्जेंसी हो जाती है। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि वो आदमी हमारे यहाँ आए, लेकिन वो ज़बरदस्ती चोरी छुपे इंडिया में घुस जाता है, तो ये लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी की। तीसरी प्रॉब्लम टेररिज्म, इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ये जो टेररिज्म के मामले जो आते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं बाय रिलीजियस्टिक आइडियोलॉजीज़, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम आपको नसीब होगा ऊपर, ये वो गलत पढ़ा देते हैं। इतना अच्छा लिखा हुआ हमारी टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन क्या बोलें। तो आप टेररिज्म में तो आप लिख ही सकते हैं, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा टेररिज्म में क्या लिखना है। चौथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है कि जो एकदम सोच समझ के क्राइम किए जाते हैं। जैसे आपने अगर सुना होगा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए दो एरिया बहुत फेमस है, जो गांजा वांजा जो एरिया है ना, उसमें एक तो पाकिस्तान का, ये हमारे आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ, गोल्डन ट्रायंगल एक तो बोलते हैं, एक हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ये वो एरिया, गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है, पिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 कंट्री आती हैं जो गोल्डन ट्रायंगल में आती हैं। वो कंट्री हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बहुत फेमस है। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम करते हैं। और अलग ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। और क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि पैसे को आप इधर उधर कर रहे हैं, स्मगलिंग। तो ये सारी वो चीज़ें जो इंडिया को थ्रेट पहुंचाती हैं। एक जो हवाले का जो पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग उसे ही बोलते हैं, हवाले का जो पैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, हवाले के पैसे से ही तो इंडिया में ये सारे क्राइम कर सकते हैं। डायरेक्ट तो कोई अपने बैंक से तो पैसा निकाल के देगा नहीं इन लोगों को। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पांचवा हम बोल सकते हैं कम्युनलिज्म, या एक और हम इसमें इसी में जोड़ देते हैं रेडिकलाइजेशन। ये 2 वर्ड भी अच्छे इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स फेच होगा। तो जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कम्युनलिज्म के, पाकिस्तान बोलता है कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या बोलता था पाकिस्तान, कि आपके ऊपर, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है एनिमी कंट्री के द्वारा कि आपकी कंट्री को किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जा सके, किसी भी बेसिस पे, भले वो रिलीजियस बेसिस हो या वहाँ राइट्स करा दिया जाए, भले पत्थर फेंकवा दिया जाए। तो ये सारा होता है कम्युनलिज्म जानबूझ के एक जो हमारी एनिमी कंट्री है वो आपके देश में अशांति किस तरह फैली, उसके लिए कम्युनलिज्म का प्रयोग करती है। तो ये माता है कम्युनलिज्म। दूसरा रेडिकलाइजेशन क्या होता है, भड़काना कैसे, जो हमारे यूथ था जम्मू कश्मीर में, उसको इतना भड़का दिया वहाँ के लोगों ने, ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं पाकिस्तान वाले लोग, कि वहाँ का जो अच्छा यूथ था वो पत्थर फेंकने लगा, अपने ऊपर गोली खाने के लिए तैयार हो गया। तो इसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। जो पूरा एक ग्रुप है उसमें से किसी लोगों को अलग करना, इसको हम बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे जो हैं चैलेंजेस हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप अपने एस्से में कहीं पे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आपका एस्से तैयार हो जाएगा। और मैंने एस्से, ये मतलब ये नहीं है कि आप इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ थीम उसमें लिखनी पड़ेगी किसी ना किसी बेसिस पे। जैसे मैंने स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर को मान के लिखा है, आप किसी और चीज़ पे लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी शिवम_त्यागी_ht, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे भेज सकते हैं, अपना आंसर भी भेज सकते हैं। ये कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। ये वाला जो एस्से है ये थोड़ा यूपीएससी लेवल का है, तो हो सकता है बहुत
कम लोगों को समझ में आए या बहुत मतलब सब लोगों को समझ में आए इसकी गारंटी नहीं है। मैं ये फिर से बोल देता हूँ, तो किसी को ना समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से लिखवा है। अगर मैं वही नॉर्मल इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल चैलेंजेस की तरह लिखवाऊंगा तो फिर आपको भी समझ में आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा टॉपिक है, तो इसके लिए एक अच्छा सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये तो सब बच्चा लिखता है, हर एस्से में लिखता है। लेकिन ये जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी लिखवाया है, मैंने दूसरे तरीके से लिखवाया ताकि अगर ये गलती से इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आ जाए तो आपके थोड़े अच्छे मार्क्स फैच हो जाए। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक हफ्ता बचा है, करीबन 8 तारीख को आपका पेपर है, 30 तारीख है, तो जी जान लगा दीजिए और ऐसे ही हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट यू गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।